नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है, खबर का चैप्टर विस्तार से खुलता है और ये न्यूज का इकलौता फैमिली शो है। बिना वक्त गवाए आज की पाठशाला शुरू करते हैं। सबसे पहले अटेंडेंस, फिर पाठशाला। तो आपको पहले बता दूं पाठशाला में आज कौन कौन सी क्लास लगेगी। शिवलिंग से, जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलने का दावा है, उस शिवलिंग से छेड़छाड़ पर चश्मदीद की गवाही आपको लाइव सुनाऊंगा। फव्वारा बनाने के लिए शिवलिंग में ड्रिल से छेद हुआ क्या? ज्ञानवापी मस्जिद के स्टोर रूम में सबसे बड़ा सबूत है क्या? पाठशाला में पीएम मोदी की पर्सनल डायरी के पन्ने भी खोलूंगा आज। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जिन नरेंद्र मोदी को आप सुनते हैं, उनके 8 साल की चर्चा करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, वो नरेंद्र मोदी इतने लोकप्रिय क्यों हैं? वो क्यों इतना डिलीवर कर पा रहे हैं? आपको यह समझना है तो आज आपको प्रधानमंत्री के डायरी के इन पन्नों को सुनना चाहिए। जरूर सुनिएगा। 43 साल पुराना वो चैप्टर जिसने मोदी को पीएम बनाया, वो भी खोलूंगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट में खाने के बिल में एक्स्ट्रा चार्ज आप भी देते हैं क्या? आपके काम की खबर आपको बताऊंगा। और वो इंसान जिसने कुत्ता बनने के लिए उस इंसान ने 12 लाख रुपए खर्च कर दिए, कौन था भाई ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन शुरू करते हैं आज की पाठशाला और सबसे पहले ज्ञानवापी में सबसे बड़े सबूत से छेड़छाड़ के आरोप का चैप्टर। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर है, इसको लेकर बहस लगातार चल रही है। तमाम सबूत दिए जा रहे हैं और इसमें एक बड़ा सबूत मस्जिद के वजूखाने में जो शिवलिंग मिलने का दावा है, उसे माना जाता है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि यह फव्वारा है। आज जिला अदालत की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा दावा किया गया जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आरोप लगाया गया कि जो शिवलिंग मिला उसमें छेड़छाड़ कर उसे फव्वारे का रूप देने की कोशिश की गई थी। और इस छेड़छाड़ के चश्मदीद की गवाही भी आज मैं आपको सुनवाऊंगा कि वो क्यों कह रहे हैं, यहां क्या हुआ। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि शिवलिंग से छेड़छाड़ का दावा क्यों किया जा रहा है। जरा मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि जिस दावे का जिक्र मैं कर रहा हूं कि शिवलिंग से छेड़छाड़ हुई, जरा उसको देखिए। कहा यह जा रहा है कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये शिवलिंग है, और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं चक्री नुमा, जिसमें यहां आपको बीच में जो छेद दिख रहा है, ये हिस्सा जो छेद दिख रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि अंदर ड्रिलिंग की गई ताकि ये जो शिवलिंग है ये फव्वारा जैसा लगने लगे। और ये ऊपर से लगाया गया हिस्सा है, ये ड्रिलिंग का आरोप है। और इसके ऊपर ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, इसके ऊपर एक और चक्री नुमा चीज थी जो कि लगाई गई थी इसे फव्वारे में कन्वर्ट करने के लिए, फव्वारा दिखाने के लिए। और वो दावा ये कह रहा है कि शिवलिंग को फव्वारे की शक्ल देने के लिए कोई चक्री नुमा चीज इसके ऊपर लगाई गई थी, जिसमें इस चक्री को फिट किया जाता था। इसके ऊपर इस चक्री को फिट किया जाता था जिससे वहां फव्वारे की तरह पानी निकले। यहां से ड्रिल करके 63 सेंटीमीटर यहां अंदर थोड़ा यहां तक छेद बनाया गया। सीआरपीएफ के जवानों ने उन लोगों को पकड़ा जो इस चक्रीनुमा चीज को मस्जिद से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। बाद में उस चक्रीनुमा चीज की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। यह चक्रीनुमा चीज फिलहाल मस्जिद के स्टोर रूम में रखी हुई है। लेकिन इस पूरे आरोप को सामने लेकर आने वाले, यह चक्रीनुमा चीज क्या है? क्या यह फव्वारे के अंदर ड्रिलिंग हुई, नहीं हुई? यह चक्रीनुमा चीज स्टोर रूम के अंदर क्या कर रही थी? पूरी जो बातें हैं, पूरे जो आरोप हैं, इस पर मैंने विष्णु जैन से बहुत विस्तार से बात की है। एक एक सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो उनसे पूछा है। विष्णु जैन हिंदू पक्ष के वकील हैं। सुनिए वो इस बड़े आरोप पर क्या बता रहे हैं कि क्या शिवलिंग से छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। और शिवलिंग से छेड़छाड़ को लेकर जो दावे किए गए हैं वो खुद विष्णु जैन जी ने किए हैं। और इस वक्त विष्णु जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत टाइम्स नाउ नव भारत में, पाठशाला में। सबसे पहले तो आज जो आपने कहा उसको लेकर बड़ी चर्चा है, बड़ा शोर है। एक बार मैं चाहूंगा दर्शकों के लिए आप जरा क्लैरिटी दें कि आप जो कह रहे हैं कि शिवलिंग से छेड़छाड़ हुई, ये आप क्यों कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं और कितना पुख्ता है आपका दावा?
देखिए, जो मैं कह रहा हूं वो ऑन रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रूव्ड है और उसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 1936 में दीन मोहम्मद का केस हुआ था, तब की वस्तु स्थिति ये थी कि हिंदू उस समय जो आज मस्जिद का कोर्टयार्ड कहा जाता है, सो कॉल्ड मस्जिद का, उसके कब्जे में था। कालांतर में ऐसा हुआ कि ये भारी मात्रा में वहां नमाज पढ़ने आते रहे और हमें वहां से डिस्पोजेस कर दिया गया। एक एडवोकेट कमीशन गया था 30/7/1996 को भी, जो उस बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जा पाया था। तो जब बैरिकेडिंग कर दी गई, उसके बाद हिंदुओं को उस एरिया से, पोजेशन से बाहर कर दिया गया और जितने देवी देवता थे उनका विग्रह भी बाहर बना दिया गया। हमें टोटली आउट ऑफ पोजेशन कर दिया। इनफैक्ट व्यास जी जो पूजा करते थे तहखाने में, उनको भी बाहर कर दिया गया। तो एडमिटेडली पिछले कम से कम कुछ नहीं तो 32 सालों से ये जो एरिया है वो एक्सक्लूसिवली मुस्लिम्स के पोजीशन में है। और जब एडवोकेट कमीशन साहब ने, जो मुस्लिम पक्ष के केयरटेकर हैं मस्जिद के, उनसे पूछा कि ये बताइए ये इसके अंदर 63 सेंटीमीटर का छेद कैसे है, तो उन्होंने बताया कि ये फव्वारा है। तो उन्होंने कहा ये फव्वारा चला के दिखाइए। तो उन्होंने कहा 12 साल पहले चलता था, फिर उन्होंने कहा 20 साल पहले चलता था। ये सारी बातें एडवोकेट कमीशन महोदय की रिपोर्ट में लिखी हुई हैं। तो मैं उस बात का जवाब दे रहा था एक इंटरव्यू में कि जब 63 सेंटीमीटर का छेद हुआ है तो वो कैसे हुआ। वो इन लोगों ने किया है कि वो एक्सक्लूसिवली इनके पोजीशन में था और उसमें एक चक्री नुमा आकार की चीज डाली गई थी, जो इस समय मस्जिद के स्टोर रूम में है, जिसको ये फव्वारा कहते हैं, क्योंकि वहां पे जो पानी था काफी ऊपर तक भरा रहता था और उसी को कुछ किसी तरह से यूज करने के लिए वो चक्री उसके ऊपर डाली गई थी। और वही सीमेंट का आकार आप देख रहे हैं। अगर आप एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट भी ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि शिवलिंग अलग है और उसके ऊपर जो 5 खाने बनाए गए वो अलग है, वो सेपरेट है, अलग से बनाए गए। तो इसीलिए जो 32 साल इस एरिया के एक्सक्लूसिव पोजीशन में था, ये उन्होंने इसको डैमेज करने की कोशिश की है, पहली बात। दूसरी बात, कुछ दिन पहले वो चक्री वहां से हटाए जाने की कोशिश की जा रही थी, सीआरपीएफ ने उसको रोक लिया है। वो इस समय मस्जिद के स्टोर रूम में, और जब हमारा कमीशन हुआ था तो मस्जिद के स्टोर रूम की भी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराई गई है। उस चीज की भी बात जब हम कमीशन की बात आएगी तब हम कोर्ट के सामने रखेंगे। जी विष्णु जी, ये जो आप चक्री कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं स्टोर रूम में है, उसको जरा डिफाइन कर सकते हैं दर्शकों के लिए। देखिए, वो जो शिवलिंग की तस्वीर इस वक्त सबने देख रखी है, जिसको आप कह रहे हैं कि शिवलिंग है, आपका दावा है, उसमें ऊपर एक कुछ गोल सी आकृति है जिसमें 5 खाने बने हुए हैं। आप उसको चक्री कह रहे हैं या कुछ और चीज है चक्री जिसको आप बता रहे हैं कि स्टोर रूम में? नहीं, इस 5 खाने के अलावा एक चक्री टाइप की चीज स्टोर रूम में रखी हुई है, जो इन 5 खानों के ऊपर ये फिट करते थे और जिससे जो पानी है वो आसपास फेंका जाता था, जिसको ये फव्वारा कहते थे। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मार्क करने वाली क्या है कि वो जो छेद है वो 63 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं गया है। और ये कोशिश इसलिए की गई थी कि शिवलिंग को आप एक फाउंटेन का रूप दे दें। और इसीलिए हमने ये बात कही सुशांत जी कि जो वजू खाने की नीचे की दीवार है उसको खोला जाए। इसलिए हमने एप्लीकेशन दी है 82 गा की कि वो आर्टिफिशियल वॉल है उसको हटाया जाए। जो व्यास जी के सामने तहखाना है उसमें जो आर्टिफिशियल वॉल है उसको हटाया जाए, कि हम यहाँ के नीचे जाके देख सके कि अगर ये फाउंटेन है तो उसका पानी कहां से आ रहा है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहां से है, किस तरह से फाउंटेन वर्क करता था, इसकी पावर कहां से जनरेट होती है, हर एक चीज हम इसको एग्जामिन कर लेंगे। और अगर वो शिवलिंग है तो वो कितने नीचे तक जा रहा है, उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है, हर एक चीज हमें पता चल जाएगी। पर सवाल ये है कि जब हम ये सारे सवाल पूछ रहे हैं, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, द मोमेंट वी आर टॉकिंग, तब उसी समय मुस्लिम पक्षकार और मेरे भाई क्या कह रहे हैं कि ये केस ही नहीं चल सकता है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्शन ऑलरेडी हो चुका है और वो रस्तोगी साहब के केस में हो चुका है। सिविल जज सीनियर महोदय ने किया था, उसके अगेंस्ट मुस्लिम समाज के लोग अपील में गए हुए हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर रखा है। अगर मेरी बात में सच्चाई नहीं है, अंजुमन इंतजामिया वहां पे भी पार्टी है, वहां पे एप्लीकेशन मूव करे और कहे ये स्टे वेकेट किया जाए, इस पूरे प्रेमाइसेस की एसआई सर्वे हो जाए और जांच हो जाए। नहीं विष्णु भाई, मैं ये 7/11 के तहत इसको सुना जाना है, नहीं सुना जाना है, खारिज कर देना है, इस पर अभी आऊंगा। लेकिन पहले मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि एक खांचे नुमा चीज थी जो अभी स्टोर रूम में है, जो उस शिवलिंग के ऊपर जो चीज नजर आ रही है उसके ऊपर लगती थी और उससे पानी जो है वो फेंका जाता था और कहा जाता था कि ये फव्वारा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले, और मुझे याद है आपने मेरे साथ पहले भी इंटरव्यू में कहा है कि वहां पानी का कनेक्शन कोई नजर ही नहीं आया था, तो फिर उस खांचे नुमा चीज से पानी कैसे फेंकते थे? कोई नजर नहीं आता। तभी तो
नहीं, जो ये ऊपर वजू खाने में पानी भर देते थे, ऊपर तक पानी भरते हैं, वो 3 फीट का वजू खाना है, ऊपर तक पानी भरते हैं, उसी चीज को सर्कुलेट करने के लिए चक्री लगाई गई थी। कोई और 63 सेंटीमीटर से ज्यादा छेद नहीं है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर ये फाउंटेन होता, ये उस ढंग का फाउंटेन नहीं है जो ये कह रहे हैं, ये उस ढंग का फाउंटेन नहीं है। एक शिवलिंग के ऊपर इन्होंने उसको थोड़ा सा डैमेज करके, छेद करके, उसमें ये 5 खाने का आकार बनाया था, जिसके ऊपर चक्री रखते थे, जो 12 साल पहले या 20 साल पहले काम करती थी। अब वो काम नहीं करती है, और वो उठा के इन्होंने अपने स्टोर रूम में फेंका लेकिन हुआ था। विष्णु भाई, तो इसमें जो वजू खाने का पानी होता था, वो उसको प्रश्न ये आएगा, विष्णु भाई, लोगों के मन में प्रश्न ये भी आएगा कि जब वो जो आप कह रहे हैं 63 सेंटीमीटर का छेद किया गया और उसमें नीचे कहीं पानी का कनेक्शन नहीं है और पानी जो है वो ऊपर चक्री से ही फेंका जाना है, तो फिर वो छेद क्यों किया गया? यही तो मैं बता रहा हूं कि उस शिवलिंग को छुपाने के लिए, उस शिवलिंग को ये कहने के लिए कि ये फव्वारा है, इसके लिए वो छेद किया गया था। पर जब हमने वहां पे अपने कमीशन के दौरान जाके देखा, तो बाकी काफी बड़ा भव्य स्वरूप उस शिवलिंग का हमें दिखा, और ऐसा भी लगा कि वो शिवलिंग नीचे तक जा रहा है। और इसीलिए एडवोकेट कमीशन महोदय का मैंने ध्यान आकृष्ट किया, ये कहते हुए कि जो पीछे की वॉल है उसको हटाया जाए और जो व्यास जी के सामने की वॉल है उसको हटाया जाए। पर सवाल यह है कि जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं, तो मेरे मुस्लिम समाज के लोग और मेरे भाई जो उस समय कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, वो कहते हैं कि केस ही मेंटेनेबल नहीं है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही हमारा भी कहना है कि वो कोई फव्वारा नहीं है, वहां पे कोई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, और वो साफ एकदम दिखने में ही एकदम कोई भी आदमी उसे देख के कह सकता है कि वो एक काफी विराट भव्य शिवलिंग है, जिसकी बेअदबी की जा रही थी, जिसको एक वजू खाने का रूप दिया गया था। और इसीलिए मैंने माननीय न्यायालय के सामने ये अर्जी दी थी कि उस पूरे एरिया को सील कर दिया जाए, जिसपे माननीय सिविल जज साहब ने ऑर्डर करते उसको इमीडिएटली सील किया था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस विष्णु भाई, मैंने एएसआई के पूर्व डायरेक्टर से भी बात की थी, उनको हम लोगों ने नवभारत पर वो पूरा फुटेज दिखाया, और उन्होंने भी कहा था कि जो वो देख रहे हैं उससे यही लगता है कि ये फाउंटेन नहीं है, क्योंकि ऐसा फाउंटेन उस जमाने में होता नहीं था, और दूसरा कि देखने में ये शिवलिंग लग रहा है, और तीसरी उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जो भी चीज ऊपर दिख रही है वो ऊपर से रखी गई है, ऊपर से फिक्स की गई है, ये लग रहा है। ये 3 बातें एएसआई के पूर्व डायरेक्टर ने कही थी। लेकिन मुझे एक और बात बताइए, क्योंकि आज सारी चर्चा देश भर में ये हो गई, बिल्कुल सही, कि शिवलिंग के अंदर ड्रिलिंग की गई। आप कह रहे सबूत के तौर पर स्टोर रूम में एक खांचा है, इसके अलावा कोई और सबूत है जो ये बता दे कि हाँ अंदर ड्रिलिंग हुई, ये छेड़छाड़ हुई, और कब हुई, इसको लेके भी कोई जानकारी है आपके पास? यही मैं बता रहा हूं कि जब एडवोकेट कमीशन महोदय ने इनसे पूछा था, जो वहां के केयरटेकर है, कि ये फव्वारा कब बनाया गया, तो उन्होंने कहा 12 साल पहले, फिर कहा 20 साल पहले। ये एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि शायद 12 साल पहले किया था या 20 साल पहले किया था। तो ये तो इस समय अब एग्जामिन होगा कि इन्होंने इसमें कब छेद किया था और उसको कैसे कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। पर टू आंसर योर क्वेश्चन, इस छेद के अलावा, इस एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट के अलावा, उनकी गवाही के अलावा, और जो चक्री वहां मिली है, इसके अलावा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। और इसीलिए हमने मांग की है कि नीचे जो दीवार है उसको हटाया जाए, और जब दीवार खोलेंगे तब पता चलेगा कि ये शिवलिंग कितना बड़ा है और सबके सामने सच आएगा। 7/11 पर मामला फंसा हुआ है, आपको लगता है कोर्ट 7/11 को मानेगा? इस केस की मेंटेनेबिलिटी नहीं है, ऐसा कोर्ट मानेगा? क्योंकि अभी मथुरा मामले में हमने देखा कि वहां कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट वहां नहीं लगता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है इस तरह के मामलों में जहां पे इतनी भारी मात्रा में इतनी अच्छी ड्राफ्टिंग की गई है, ये 7/11 के परव्यू में भी आता है, क्योंकि 7/11 का सुशांत जी बड़ा सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल है कि इस समय मुस्लिम साइड का डिफेंस नहीं देखा जा सकता है। और ये आज मुस्लिम साइड ने स्वयं बहस की है कोर्ट में कि मुस्लिम साइड का डिफेंस नहीं देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्लेंट एवरमेंट देखा जाएगा। जो मैंने 41 पैरा का प्लेंट दिया है, सिर्फ और सिर्फ उसी को पढ़ा जाएगा, और उसको पढ़ के ये बताया जाएगा कोर्ट को कि क्या इससे कॉज ऑफ एक्शन बनता है कि नहीं बनता है, और दूसरा क्या ये किसी लॉ से बार्ड है। तो आज उन्होंने 12 पैरा तक पढ़ा है, काफी धीरे धीरे टेस्ट मैच की तरह। तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में 2 घंटे में आज उन्होंने 12 पैरा पढ़े हैं, आगे आने वाले समय में और 10, 15, 20 पैरा पढ़ेंगे, फिर एक दिन में और थोड़े से पैरा पढ़ेंगे, तो 3 दिन में उनकी सुनवाई खत्म हो जाएगी। और हमारा प्लेंट देख ले, मैं तो आपसे ये कहता हूं
कि आप अपनी इस पाठशाला के कार्यक्रम में हमारा प्लेन चलाएं और 7/11 का प्रोविजन सामने रखें और देख लें कि क्या ऐसी कोई बात ऐसी लिखी है जो हमने, क्या ऐसी कोई चीज है जो हमने ना लिखी हो। क्योंकि 7/11 में यही देखा जाता है कि क्या आपने कोई कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज किया है। जब हमने वहां पे स्पष्ट रूप से अपने प्लेन के पैरा 6 में लिखा है, पैरा 5 में लिखा है कि ये संपत्ति देवता में विराजमान करती है। हमने अपने प्लेन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हिंदू पब्लिक वहां पे दर्शन पूजा करती आ रही थी। हमने अपने प्लेन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये 5 औरतें मूर्ति पूजक हैं और वहां पे मूर्ति पूजा की इजाजत मांग रही है। हमने अपने प्लेन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान गणेश, शिव जी और सारे आइडल्स की हम पूजा करना चाहते हैं, विजिबल इनविजिबल देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। हमने अपने प्लेन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वहां पे एक मंदिर तोड़ा गया। हमने अपने प्लेन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि संपत्ति देवता में विराजमान हो गई। तो आप प्लेन को ही देखना है और मुस्लिम साइड का भी यही कहना है कि प्लेन को देखना है, किसी और डॉक्यूमेंट को नहीं देखना है। इसमें एक चीज और है, गुजारिश की थी, आपने तो सब कुछ लिखा है, रिपोर्ट भी देखी जाए तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि 91 का एक्ट जो है वो सच जानने से नहीं रोकता है जी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक संदेश था कि ये मामला किधर जाएगा। लेकिन मैं एक चीज और कह रहा हूं, मैं 7/11 के लिहाज से कह रहा हूं, एक चीज और बताइए। कई बार इस पे चूंकि हमने बहुत डिबेट की, मैं अमूमन सबसे पूछता हूं, कोई जवाब नहीं दे पाता चूंकि आप इस मामले से जुड़े हुए हैं। हिंदू पक्ष इतिहास के पन्ने दिखा रहा है, हिंदू पक्ष एक एक सबूत दिखा रहा है, अंदर क्या मिला वो दिखा रहा है, क्या और साक्ष्य है वो दिखा रहा है। साथ ही मैंने तो 1965 का वो भी दिखाया ऑर्डर जो यूपी सरकार ने छपवाया था जिसमें कहा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, वो भी दिखा दिया। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सबूत के तौर पर कुछ रखा है कि यहां मस्जिद के अलावा कुछ नहीं था, या सिर्फ सारी लड़ाई इस बात की है कि 91 का एक्ट, 91 का एक्ट, 91 का एक्ट। देखिए, चाहे बाबरी मस्जिद का केस हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि का केस हो, चाहे ये केस हो, एक ही चीज रही है उनकी, एक ही चीज बताने की कि यहां पे हम नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं और ये हमारी मस्जिद। कब से मस्जिद है नहीं पता, और कब से नमाज पढ़ते आ रहे हैं नहीं पता। अब देखिए, सबसे बड़ी विडंबना कि आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, मतलब आपने सुशांत जी बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आपने देखिए, मुस्लिम पक्ष ने आज तक कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं फाइल किया। अभी तो वो हमारे जो डी होता है, हमारा जो गोल पोस्ट होता है, वहां पे लड़ाई कर रहे हैं कि आपका केस नहीं चल सकता, आपका केस नहीं चल सकता, मेंटेनेबल नहीं है। अब जब, और सिर्फ मेरा केस नहीं, विजय शंकर रस्तोगी जो बनारस के बहुत ही सीनियर वकील हैं, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने 1991 में केस डाला था। 30 साल से वो केस पेंडिंग है इसी ग्राउंड पे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई होता है कि नहीं होता है। पहले सिविल जज साहब ने उसको खारिज किया, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने वही व्यू लिया जो बात हम करते हैं कि धार्मिक स्वरूप तय होगा और वो एविडेंस के दौरान होगा। 1996 से पिछले 30 साल से वो केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तो आज तक मुस्लिम पक्ष ने मेरिट पे तो अपना केस ओपन ही नहीं किया, कोई जवाब नहीं दाखिल किया, कोई प्रूफ नहीं दाखिल किया। उनकी क्या थ्योरी है, वो क्या मानते हैं, मस्जिद कब बनी, किसने बनाई, क्या मंदिर तोड़ के बनी कि नहीं बनी, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ डोमिनेशन की टैक्टिक्स है। और ये पता है क्यों है सुशांत जी? सुशांत जी, ये पता है क्यों है? ये इसलिए है कि कारगिल वॉर में अगर आप जानते होंगे तो एक प्रिंसिपल था कि जो लोग टॉप पे बैठे, हिल पे टॉप पे बैठे होते हैं, उनका अगर वो वहां से फायरिंग करते तो हमारे 10 जवान मरते थे, उनका 1 जवान मरता था। जो रेशियो था वो 10:1 था। यहां पे दिक्कत यह है कि जो हमारे पास पोजेशन था उस पवित्र भूमि का, वो पोजेशन हमने खो दिया। इसीलिए आज ये समय लग रहा है। आज अगर हम पोजीशन में होते तो आज ये केस फाइल कर रहे होते। आज हमने या हमारे समाज के लोगों ने जो भी गलतियां हुई है, हमने अपना पोजीशन उस संपत्ति पे खोया है और वहां पे बैरिकेडिंग की गई है। चाहे उसमें सरकार का इंटरफेरेंस रहा हो, किन किन सरकारों का रहा, मैं उस पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, पर जो हमने अपना पोजीशन खोया है उसकी वजह से आज ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। और इसीलिए मुस्लिम पक्ष पिछले 30-40 साल से इस केस को लटकाने, अटकाने, भटकाने की कोशिश कर रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर उनके केस पे मेरिट्स है तो आए कोर्ट में, अपना रिटन स्टेटमेंट दे, अपनी बात रखें, प्रिलिमिनरी इश्यूज बनाएं, एविडेंस लीड करें, एएसआई सर्वे कराएं और प्रूफ करें कि हम जितनी बातें कह रहे थे गलत है। पर वो ये ना करके एक दूसरी टैक्टिक्स अपना रहे हैं, जिसका मुझे बहुत दुख है। विष्णु भाई, जाते जाते इतना बता दीजिए, सुना आज बड़ा कोर्ट में गर्मा गर्मी हुई है, मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे बड़े गर्म थे आज, वहां बनारस में गर्मी ज्यादा थी या वो कुछ गर्म हो गए थे? देखिए, अभय भाई हम लोग के बड़े रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं और वो जब अपना आर्गुमेंट कर रहे थे तो कुछ बातें थी जो हम लोग पॉइंट आउट कर रहे थे, उस पर उनका
थोड़ा ऑब्जेक्शन था कि भाई आप हमें इंटरप्ट मत करिए। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम आपको इंटरप्ट नहीं करेंगे, आप इसको अच्छे से अपनी बात रखिए, जितना समय लेना चाहते हैं लीजिए, हम पेशेंस से हर हियरिंग पे आते रहेंगे, 50 बार आएंगे, 100 बार आएंगे, अपने आराध्य अपने देवता के लिए हम ये केस लड़ रहे हैं, इसको लड़ते रहेंगे। और ये सब तो कोर्ट में चलता रहता है, और मुस्लिम पक्ष जब अपनी बात रख लेगा उसके बाद हम अपना जवाब देंगे। उनको बोलिए कभी कभी डिबेट में आया करें, थोड़ा बीच में टोका टोकी की आदत हो जाएगी। आप तो बहुत आते हैं इसलिए आपको है, उनको शायद उतनी नहीं है। बहुत शुक्रिया विष्णु जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए और सारी बातें रखने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन को आप सुन रहे थे, जो पुख्ते तौर पर दावा कह रहे हैं कि शिवलिंग का अस्तित्व मिटाने के लिए, उसे छिपाने के लिए उसमें छेद किया गया, उसके साथ छेड़छाड़ हुई और कोई फव्वारा नहीं था, उसके ऊपर वो नाचने वाली चीज लगी हुई थी, घिरनी टाइप, चक्री टाइप, जिससे जो पानी भरा है वही थोड़ा सा हिलता रहे और ऐसा लगे कि फव्वारा नीचे है और किसी का ध्यान जो है वो शिवलिंग पर जाए नहीं, ये वो दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि वजू खाने के नीचे चेक करा दीजिए ना भाई, अगर कुछ नहीं है तो चेक करा दीजिए। वजू खाने के नीचे क्या है ये कोई नहीं जानता, अभी वजू खाने के नीचे सर्वे होना बाकी है। वजू खाने से एक सीढ़ी नीचे जा रही है और इसमें आगे दरवाजा है और पत्थर लगे। इसके लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दी जा चुकी है कि इस दीवार को भी हटाइए और नीचे जाने की परमिशन दीजिए। अभी जिस तहखाने की वीडियोग्राफी हुई वो तहखाना पीछे है और वो व्यास जी का तहखाना है जो नंदी जी के बिल्कुल सामने। एक तहखाना वजू खाने के नीचे भी है जिसे मुस्लिम पक्ष ने दीवार से चुनकर बंद कर रखा है, जिसको खोलना बाकी है। वजू खाने के बगल से नीचे रास्ता बना हुआ है, वहां पर टॉयलेट वगैरह बना दिया गया है, वहां सफाई कर्मचारियों से सफाई करवाई गई थी और सर्वे टीम नीचे गई थी, लेकिन वहां एक दीवार लगी है और इसलिए तहखाने में नहीं जा पाए थे वो लोग। अब पूरी मांग यही है कि उस दीवार को हटवाइए, उस तहखाने में जाने दीजिए और नीचे तक देखने दीजिए। भाई अगर फव्वारा होगा तो नीचे पाइप होगा, कुछ तो होगा। और हिंदू पक्ष का दावा है कि शिवलिंग नीचे तक मिलेगा। सच जो है आज नहीं तो कल सामने तो आ ही जाएगा। पाठशाला में अब पीएम मोदी के 8 साल पर हमारी स्पेशल सीरीज शुरू करते हैं और आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में वो बातें बताऊंगा जो आपने नहीं सुनी होंगी और जो आपको बताएंगी कि क्यों पीएम मोदी वो सब कर पा रहे हैं जो कोई और नहीं कर पाया। आज हम प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल डायरी के वो पन्ने निकाल कर लाए हैं जिनके बारे में शायद आपने कम ही सुना होगा, क्योंकि पीएम मोदी के 8 साल के कामकाज की चर्चा तो हो रही है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि उनके काम करने का तरीका क्या है। जो 8 साल में उन्होंने किया वो क्यों कर पाए, आज जो हम आपको बताएंगे उससे आपको पता चलेगा। कैसे वो लीड करते हैं, कैसे वो दूसरों से अलग हैं, आज आपको पता चलेगा। डायरी के पन्ने आपको पढ़कर बताऊं उससे पहले, जापान से लौटते ही कल पीएम ने दिल्ली में मीटिंग की थी, आपको बताया था। आज उन्होंने दोपहर में हैदराबाद में रैली कर दी, शाम को चेन्नई पहुंच गए जहां कई योजनाओं का उद्घाटन किया है। पीएम के काम करने का तरीका क्या है, इसे आप सदगुरु जग्गी वासुदेव के एक किस्से से समझ पाएंगे। आज आपको अलग अलग किस्से बताऊंगा और ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री को करीब से देखे और उन्होंने बताया कि ये आदमी इसलिए डिलीवर कर पा रहे हैं क्योंकि इनमें ये है। सदगुरु जग्गी वासुदेव के किस्से से सुनिए कि पीएम ऐसा क्यों करते हैं या कर पा रहे हैं। सितंबर 2017 में सदगुरु जग्गी कह रहे हैं, जग्गी वासुदेव, कि सितंबर 2017 में हम लोगों ने नदियों के पुनरुद्धार के लिए एक देशव्यापी रैली निकाली। 16 करोड़ लोगों के समर्थन और 720 पेज के दस्तावेज के साथ दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में पीएम मोदी को नदियों के पुनरुद्धार की नीति का ड्राफ्ट दिया गया। अगले ही दिन पीएमओ से कॉल आ गया, अगले दिन, और दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी मांगी गई जिससे इस पर एक्सपर्ट से राय ली जा सके। नवंबर 2017 में केंद्र सरकार ने नीति आयोग के तहत एक समूह भी बना दिया। 6 महीने में समूह ने एक योजना तैयार करके केंद्र को भेज दी। इसके बाद नदियों के पुनरुद्धार के लिए बड़ा मिशन लॉन्च कर दिया गया। 2020 में 13 नदियों के पुनरुद्धार का काम शुरू हो गया। यह उदाहरण जो वासुदेव जग्गी बता रहे हैं, इससे आपको पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कैटेगरी के प्रधानमंत्री या नेता नहीं है कि अच्छा आप आए मिलने, सुन लिया, अच्छा ठीक है, हो जाएगा जाइए, फिर आप लटक गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये बातें हर कोई बताता है। मेरे एक जानकार थे, वो भी यही बताते थे कि अगर उन्होंने कोई बात सुन ली और आप लौट आए तो ये मत सोचिएगा कि वो भूल जाएंगे। उनके दफ्तर से गुजरात के सीएम रहे हो या प्रधानमंत्री रहे हो, फोन आएगा ही आएगा और काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये उनके काम करने का तरीका है। आपका समय बर्बाद नहीं, अपना समय बर्बाद नहीं और देश का समय बर्बाद नहीं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी नरेंद्र मोदी के काम करने का यही तरीका रहा है। भारत में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नारायण हेल्थ की चेन स्थापित करने वाले डॉक्टर देवी शेट्टी ने एक नरेंद्र मोदी का किस्सा बताया। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी बेंगलुरु गए और नारायण हेल्थ सिटी का दौरा किया। तब नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर देवी शेट्टी से कहा कि वो चाहते हैं कि ऐसे ही अस्पताल गुजरात में भी हो। डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा कि ऐसे ही प्रस्ताव पहले भी कई मुख्यमंत्री दे चुके थे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता था। उन्हें लगा कि मोदी जी भी उसी कैटेगरी में होंगे, ऐसा ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने दूसरे मुख्यमंत्री को यही देखा था कि सुन लिया, हाँ होगा 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 होगा, आप गए, बात गई। लेकिन नरेंद्र मोदी से मिलने के 6 हफ्ते के अंदर उन्हें नरेंद्र मोदी के ऑफिस से फोन आया। इन्होंने पलट के फोन नहीं किया कि मेरे काम का क्या हुआ, नरेंद्र मोदी के ऑफिस से फोन आया। यह बताया कि गुजरात में 4 जगह अस्पताल बनाने के लिए जमीन तैयार है। डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा कि मैं तो हैरान रह गया कि जिसको वो सोच के आए थे कि एक और सीएम से मिलने हो गया, अब क्या बात होगी, वो 6 हफ्ते में 4 जगह पर साइट तैयार थी अस्पताल बनने के लिए। फिर वो अहमदाबाद गए, वहां जमीन देखी, सिर्फ 2 महीने के अंदर अस्पताल बनाने के लिए जमीन हमें ट्रांसफर कर दी गई। 18 महीने में अस्पताल बनकर तैयार हो गया और नरेंद्र मोदी ने उस अस्पताल का उद्घाटन किया। ये है नरेंद्र मोदी। आप आलोचना करने के लिए कर सकते हैं क्योंकि आप विपक्ष में बैठे हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के इस काम करने के स्टाइल को कोई मैच नहीं कर पा रहा इस वक्त देश के अंदर। पीएम मोदी की एक बहुत खास बात है, फिल्म में था ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो अपनी भी नहीं सुनता। ये नरेंद्र मोदी के साथ भी है। वो एक बार जो कमिटमेंट कर देते हैं तो उसे पूरा करके ही रुकते हैं, फिर चाहे कितनी ही चुनौतियां क्यों ना आ जाए। और ये पीएम मोदी के साथ आज की बात नहीं है, ये शुरुआत से उनकी सोच रही है। उनके साथ गुजरात में काम करने वाले रविंद्र सुथार ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया कि कैसे एक बार भारी बारिश के बीच साइकिल में बैठकर नरेंद्र मोदी गुजरात के एक गांव पर गए, क्योंकि उस गांव में जाने का उन्होंने वादा किया था। साइकिल से गए क्योंकि वादा किया था, तो जाना था, बारिश थी तो साइकिल से चले गए। सुनिए एक बार। रात को गुरु पूर्णिमा का उत्सव था। कुबा दरोर पास में 7 किलोमीटर दूर कुबा दरोर करके एक गांव था, वहीं पे जाना था। बाइक वगैरह तो उसी जमाने में था नहीं, साइकिल थी तो साइकिल भी जाने का था। मैं नरेंद्र भाई को पीछे बिठाया। जाते वक्त तो हम चले गए, लेकिन आते वक्त बहुत बारिश हुई और वहां की जो जमीन थी वो काली मिट्टी वाली जमीन थी। तो साइकिल के व्हील के ऊपर जो पंखे आते हैं, दोनों पंखों के बीच में इतनी मिट्टी भर गई कि साइकिल चल ही नहीं सकी। तो उसी दिन रात को रास्ता भी हम भूल गए थे। उसी दिन रात को करीबन 12:30 बजे या 1 बजे हम वापस घर पे आए। चलते चलते साइकिल में से मिट्टी निकाली। साइकिल तो वैसे चल सके ऐसी थी नहीं, तो वो भी दुर्घटना वाली घटना थी। मुझे कहा कि भाई कैसा भी माहौल हो, एक बार जो नक्की कर दिया हमने, वो नक्की की हुई बात में अड़े रहना है और पूरा करके ही आना है। नक्की कर दिया तो टिके रहना। नक्की मतलब कमिटमेंट कर दी, बोल दिया कि ये करेंगे तो करना है। यह है, माफ कीजिएगा, यह है नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी जब कोई मिशन लॉन्च करते हैं तो उससे पर्सनली जुड़ जाते हैं। उनके मिशन के स्लोगन सिर्फ स्लोगन नहीं रहते। इसका भी आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे 2014 में उन्होंने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह बेटियों को शिक्षित करने का मिशन है। लेकिन पीएम कैसे इस पर पर्सनली भी सजग रहे, उसे आप समझिए इस बात से कि 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए जब नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली रवाना हो रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने गुजरात सरकार में उनके साथ काम करने वाले ड्राइवर्स और जो 4th
ग्रेड के या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, उनकी बेटियों की शिक्षा के लिए बतौर मुख्यमंत्री जो उनकी अपनी पर्सनल सेविंग्स थी, अपनी पर्सनल सेविंग्स, उससे 21 लाख रुपए दे दिए थे कि इन बेटियों की पढ़ाई के लिए आप इसको लगाइए। जो चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी थे, ड्राइवर थे, उनकी बेटियों के लिए अपना पैसा दे दिया कि लगा दीजिए, इनको पढ़ाइए। नरेंद्र मोदी अक्सर खुद को लोगों का सेवक बताते हैं। विपक्ष भले ही उन पर आरोप लगाए कि वो चंद उद्योगपतियों का ख्याल रखते हैं, लेकिन मोदी से जुड़े किस्से ये बताते हैं कि वो अपने आसपास जो आम लोग हैं, उनकी भी छोटी छोटी जरूरतों का कितना ख्याल रखते हैं। इसका एक और किस्सा सुनाता हूं आपको। आज चूंकि 8 साल हुए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार के, तो लोग नरेंद्र मोदी के काम पर बात कर रहे हैं। काम पर तो मैंने आपको कल ही बता दिया, लेकिन जो काम कर पा रहा है जरा उनको समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि वो क्यों काम कर पा रहे हैं और क्यों विजन रखते हैं कि मुझे तो अभी और काम करना है। 90 के दशक की बात है। हसमुख परमार उस वक्त नरेंद्र मोदी के ड्राइवर थे। परमार अहमदाबाद के दरियापुर में एक किराए के मकान में रहते थे। एक बार नरेंद्र मोदी उनके घर आए, तब परमार को नरेंद्र मोदी के लिए चाय बनाने में सामान्य से ज्यादा वक्त लगा। नरेंद्र मोदी समझ गए थे कि उनके ड्राइवर के पास गैस कनेक्शन नहीं है, इसलिए इसको चाय बनाने में समय लगा। नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उन्होंने पार्टी दफ्तर में बात की और लाल कृष्ण आडवाणी के सांसद कोटे से परमार जो ड्राइवर थे उनको गैस कनेक्शन दिलवाया। उस वक्त गैस कनेक्शन मिलना आसान बात नहीं थी। आज लोग चिल्ला रहे हैं गैस की कीमत। उस जमाने में तो गैस भी नहीं मिलता था। गैस खत्म हो जाए तो लेने के लिए आपको सोचना पड़ता था कि अब 2 दिन खाना कैसे बनेगा, 2 दिन बाद गैस मिलेगा, या तो ब्लैक में ले लीजिए। ऐसा ही एक और किस्सा है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र मोदी तब अपने इलाज के लिए अस्पताल गए थे। उन्होंने यह नोटिस किया कि उनके एक बॉडीगार्ड के दांत में दर्द है। तुरंत वहां मौजूद डॉक्टर से उनके बॉडीगार्ड के ट्रीटमेंट के लिए कहा और यह सुनिश्चित किया कि उसे बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। यह है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा आपको सुनाता हूं। गुजरात सचिवालय की 2 नई बिल्डिंग का उद्घाटन होना था। जब यह सवाल उठा कि बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए सबसे बेस्ट व्यक्ति कौन है जो उद्घाटन करे, तब तत्कालीन सीएम, उस वक्त सीएम थे वो आप, नरेंद्र मोदी ने गुजरात के ब्यूरोक्रेट के श्रीनिवास से कहा कि वो पुरानी बिल्डिंग में काम करने वाले सबसे पुराने चपरासी को बुलाएं। मुख्यमंत्री के आदेश का पालन हुआ। सबसे लंबे समय से काम करने वाले कर्मचारी से बिल्डिंग का उद्घाटन करवाया गया। यह है नरेंद्र मोदी। जो वो कहते हैं ना कि जो गरीब है, कमजोर है, उसके लिए सोचो, तो तब भी सोच रहे थे सीएम रहते हुए कि जो पहली बिल्डिंग थी उसमें सबसे पुराना कर्मचारी जो चपरासी है, जो आज भी काम कर रहा है, उससे नई बिल्डिंग का उद्घाटन कराई। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शौचालय बनाने पर जोर दिया। उन्हें यह आइडिया कहां से आया, क्यों उन्हें लगा कि शौचालय बनना जरूरी है? इसके पीछे की कहानी सरकार में उनके मंत्री और उनके पुराने सहयोगी पुरुषोत्तम रूपाला ने बताया। सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। गुणोत्सव लाए, उसको अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन कैसे बनाया जाए, तो एक उसका उत्सव बना दिया। तो फिर ऐसे एक उत्सव में साहब गए थे कहीं पे, कोई बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, सबसे जो कमजोर होता था वही गांव वो पसंद करते थे, तो उसी में उनका जाना होता था। तो वहाँ पूरा कार्यक्रम करने के बाद जब वो कार्यक्रम समाप्ति के बाद आचार्य के साथ बैठने का हुआ तो उन्होंने पूछा कि भाई आपके स्कूल में टॉयलेट कहाँ है? तो आचार्य ने बड़ी विनम्रता से कहा कि स्कूल में टॉयलेट तो है ही नहीं बच्चों के लिए। आप कल्पना करिए, मैं मानता हूं कि मोदी जी ने दूसरे ही दिन बड़ी सख्ती से राज्य में सभी स्कूलों में टॉयलेट होना चाहिए, बच्चियों के लिए अलग होना चाहिए, बच्चों के लिए अलग होना चाहिए और कंपलसरी होना चाहिए। ये करके उन्होंने अभियान चलाया था। प्रधानमंत्री के तौर पे जो टॉयलेट का अभियान चला है पूरे देश में, शौचालय का, उसका बीज वही था। ये किस्से आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी किसी की तकलीफ देखकर, सिर्फ कंधे पर हाथ रखकर, सिर्फ सहानुभूति जताकर और अगली बार इसका वोट मिल जाएगा ये सोचकर निकल नहीं जाते। वो समस्याओं की जड़ में जाते हैं
कि अगर समस्या है तो फिर खत्म करो, मुझे चुना ही इसीलिए गया है, बतौर सीएम चुना हो, बतौर पीएम चुना। देख रहे हैं ना, स्कूल में नहीं था टॉयलेट, सीएम रहते टॉयलेट बनवाया, पीएम रहते टॉयलेट बनाया। और आप सोचिए इस देश में एक बड़ी आबादी को इंतजार करना पड़े कि कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री आए जो उनको खुले में शौच न करना पड़े और एक सम्मानित जिंदगी मिले कि वो शौचालय जा सकें। सुबह से शाम तक अपना शौच रोक कर ना बैठना पड़े महिलाओं को कि कैसे दिन के उजाले में जाएंगे। इस छोटे से मामूली सी बात है कि शौचालय तो मिलना ही चाहिए, उसको समझने के लिए लग गया 2014 कि कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। और उसके पहले भी बना शौचालय, लेकिन ऐसा मिशन के तौर पर नहीं बना। पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने कई चैलेंजेस भी आए, लेकिन वो घबराते नहीं है, आगे बढ़कर खुद मोर्चा संभाल लेते हैं, फिर चाहे कोरोना जैसी महामारी का चैलेंज हो या फिर दूसरे मुद्दे। आपको 43 साल पुरानी एक कहानी बताता हूं। गुजरात में एक जिला है मोरबी, वहां पर मच्छू बांध है। 1979 में वहां भारी बारिश से बांध टूट गया, पूरा शहर तबाह हो गया, करीब 20,000 लोग मारे गए। तब नरेंद्र मोदी वहां पर राहत बचाव के काम में जुटे। पीएम मोदी ने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को इस वाक्य के बारे में बताया था कि 11 अगस्त 1979 को लगातार 3 दिन बारिश होने से मच्छू बांध ओवरफ्लो होकर रात को करीब 3 बजे टूट गया। इससे भीषण तबाही हुई। तब वो स्वयं सेवक के तौर पर वहां गए और राहत कार्य किया। इस त्रासदी में हजारों लोगों की जान गई, कई इमारतें गिर गईं, चारों तरफ घोर निराशा थी। उस वक्त उन्होंने लोगों को हिम्मत देने के लिए एक भावुक पत्र लिखा और इसे घर घर जाकर बांटा। तब गुजरात सरकार की तरफ से राहत कार्य का जिम्मा संभालने वाले अधिकारी ने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए मोदी की तारीफ की थी। आप देखिए, ये जो किस्से आपको बता रहा हूं, ये सारे किस्से आज जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उससे जुड़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए, लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए सीएम रहते शौचालय के बारे में सोचा, आज भी कर रहे हैं। कमिटमेंट कर दी तो जाना है, साइकिल से गए, आज भी वही चीज निभाते हैं। मनोबल बढ़ाने के लिए उस वक्त निराशा से घिरे हुए लोगों के लिए चिट्ठी लिखकर घर घर बांटा। आज भी कोरोना काल में जब मनोबल लोगों का गिर रहा था तो वो मनोबल उठाने के लिए ताली बजवाना, थाली बजवाना, ये सब कुछ किया। तो ये जो नरेंद्र मोदी आप देख रहे हैं, ये 8 साल में बने हुए या बीते सीएम के तौर पर 13-14 साल में बने हुए नरेंद्र मोदी नहीं है। अंदर कुछ है जो निकल कर आता है, तब वो सीएम मोदी या पीएम मोदी में आपको नजर आता है। अक्सर क्राइसिस के वक्त में दूसरे नेता क्या होता है, घबरा जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी हालात संभालने के लिए खुद आगे आते हैं। इसका एक और एग्जांपल देता हूं आपको। सितंबर 2019 में मिशन चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर लैंड करने वाला था। पूरा देश इंतजार कर रहा था, हम लोग भी एंकरिंग कर रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे। पीएम मोदी खुद इसरो के सेंटर पर वैज्ञानिकों के बीच मौजूद थे, पल पल की अपडेट ले रहे थे। लेकिन अचानक से विक्रम लैंडर का संपर्क टूट गया और चंद्रमा की सतह पर उसकी क्रैश लैंडिंग हुई। वैज्ञानिकों के लगातार कोशिश के बावजूद विक्रम लैंडर से संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद जो इसरो सेंटर में मौजूद सभी वैज्ञानिक थे वो निराश हो गए। इतनी मेहनत की थी ना भाई, उनके लिए तो सोचिए कि मतलब बहुत बड़ा पल था, सक्सेसफुल नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी की मौजूदगी में वैज्ञानिकों को साहस दिया, भरोसा दिलाया। आप देखिए, जो इसरो के चीफ थे रोने लगे थे, पीएम मोदी ने उन्हें गले लगाया था। कुछ महानुभाव जो इस देश के अंदर है उन्होंने इसे भी नाटक बता दिया था। लेकिन आज जो आपको किस्से बता रहा हूं, आपको उससे समझ में आएगा कि हर चीज जो आप देख रहे हैं वो आज की नहीं है, ये इनके अंदर है। जिसको आलोचना करनी है वो तो कहता रहेगा। विक्रम लैंडर की क्रैश लैंडिंग की रात पीएम मोदी बेंगलुरु में थे। उन्हें पता लगा कि वैज्ञानिक हताश होंगे, उनकी सालों की मेहनत बेकार हो गई थी। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को हिम्मत दी, उसके बाद वो होटल चले गए। होटल में पीएम मोदी ने फैसला किया कि वो सुबह फिर इसरो सेंटर जाएंगे। अगली सुबह पीएम मोदी इसरो सेंटर पहुंचे और प्रोजेक्ट टीम से बात की, उनका प्रोत्साहन किया। वो असफलता को भूलकर अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें, ये उनको बताया। तब के इसरो चीफ के सिवन के साथ पीएम मोदी की, जो अभी आपको तस्वीर दिखा रहा था, भारतीयों के लिए प्रेरणा का काम करती है आज भी। इसरो सेंटर से वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने के बाद जब पीएम मोदी बाहर आए तो इसरो चीफ के सिवन उन्हें छोड़ने आए तो रोने लग गए। पीएम मोदी ने गले लगाया, पीठ थपथपाई, हौसला अफजाई। ये एक वैज्ञानिक को नहीं गया,
ये देश भर के वैज्ञानिकों को गया कि देश भी हमारे साथ खड़ा होता है, देश के प्रधानमंत्री खड़े होते हैं। अभी आपने ओलंपिक में देखा, जो लोग जीत कर आए उनका भी हौसला बढ़ाया, जो लोग हार के आए उनका भी हौसला बढ़ाया। तो जब नरेंद्र मोदी के 8 साल के कामकाज को इवैल्यूएट करते हैं, नरेंद्र मोदी को समझना पड़ेगा इन किस्सों, इन वाक्यों के जरिए, जिसमें से कुछ मैंने बताया, फिर आगे वक्त मिलेगा तो वो भी बताऊंगा कि क्यों नरेंद्र मोदी 8 साल में जो कर पाए वो कर पाए। पाठशाला में अब अमेरिका का चैप्टर, जहां 18 साल के एक लड़के ने एक स्कूल में एक ही क्लासरूम के अंदर 19 बच्चों को और 2 टीचर को गोली मारी। आप सोचिए कि क्या सोच रही होगी वो, कि जिसमें 18 साल का एक लड़का बंदूक उठाता है, स्कूल के अंदर घुसकर 5-5 साल के बच्चों को गोली मार देता है, और यह खबर सुनकर ही खौफ आ जाता है। सोचिए उन माता पिता पर क्या बीती होगी जिनके बच्चे वहां मार दिए गए। अमेरिका के टेक्सास की जो तस्वीरें आई, उसको लेकर आज भी चर्चा है। ये उस स्कूल के बच्चों के रोते बिलखते माता पिता हैं जिस स्कूल में बच्चों को गोली मारी गई। इस स्कूल के एक क्लासरूम में 19 बच्चों को हमलावर ने गोली मारी। माता पिता को अलर्ट मैसेज आया, जिसके बाद वो स्कूल गए तो कई माता पिता अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो चुके थे। हमला इतना भयानक था कि बच्चों के माता पिता को डीएनए सैंपल देने पड़े, जिससे उनके बच्चों की पहचान हो सके। सोचिए कितनी बुरी तरह से मारा होगा कि बच्चा पहचान में नहीं आ रहा है, डीएनए सैंपल से पहचानना पड़ रहा है कि कौन किसका बच्चा है। 5-5 साल के बच्चों को ऐसे मारा है। हालत यह थी कि हमले के 18 घंटे बाद भी बच्चों के शव माता पिता को नहीं दिए जा सके। टेक्सास के स्कूल की जो तस्वीरें आपको दिखाता हूं, यह टेक्सास का रॉब एलिमेंट्री स्कूल है। यह स्कूल 2री से 4th ग्रेड तक का है, जहां करीब 535 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक 12 बजे तक चलता था, लेकिन मंगलवार को स्कूल बंद होने से आधा घंटा पहले, यानी 11:30 बजे के करीब स्कूल में फायरिंग हो गई। हमलावर लगभग 1 घंटे तक स्कूल के अंदर था। इसके बाद स्कूल की बैरिकेडिंग के पास पहुंचकर पुलिस से उसका सामना हुआ, जहां वो मारा गया। टेक्सास का रॉब एलिमेंट्री स्कूल 2 दिन बाद ही गर्मी की छुट्टी के लिए बंद होने वाला था, और उसके ठीक पहले ये हो गया। ये उन बच्चों की तस्वीरें हैं जो फायरिंग में मारे गए। आप इन तस्वीरों को देखिए, छोटे छोटे बच्चे, इनकी उम्र 5 से 11 साल के बीच है। ये सब एक ही क्लासरूम के स्टूडेंट हैं। इस स्कूल में 3री क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे की मां एवलिन ने बताया कि हमें स्कूल के ऑटोमेटेड अलर्ट सिस्टम के जरिए शूटिंग की जानकारी मिली। मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा जिंदा है या मर चुका है। स्टूडेंट्स को पेरेंट्स से मिलाने के लिए यूवाल्डे सिविक सेंटर ले जाया गया, जहां पर पेरेंट्स की भीड़ इकट्ठा थी। यहां एक भयावह सपने की तरह था सब कुछ। मैं बहुत डरी हुई थी। जब मेरी नजर अपने बच्चे पर पड़ी, वो रो रहा था, वो बहुत डरा हुआ था और मां मां पुकार रहा था। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा फिर कभी अमेरिकी स्कूल में पढ़ने जाए। मैं चाहती हूं कि वो घर पर सुरक्षित रहे। इस घटना के बाद मुझे नींद नहीं आएगी। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करूंगी तो मैं इन बच्चों के बारे में सोचूंगी, मैं अपने बेटे के बारे में सोचूंगी, और मुझे नींद नहीं आएगी। टेक्सास के स्कूल में हुई शूटिंग में 2 टीचर्स भी मारे गए। एक टीचर का नाम ईवा मिरल्स है, जो 17 साल से बच्चों को पढ़ा रही हैं। ईवा मिरल्स क्लास 4 के बच्चों को पढ़ाती थी। जब स्कूल में गोलीबारी शुरू हुई तो ईवा ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, और इसी दौरान वो गोलियों का निशाना बन गई। दूसरी टीचर का नाम इर्मा गर्सिया है। इर्मा ने कई बच्चों को बचाया, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाई। अब आपको उस हमलावर की तस्वीर दिखाता हूं जिसने स्कूल में घुसकर बच्चों पर गोली चलाई। यह है वो आदमी, या लड़का कह लीजिए। इसका नाम सल्वाडोर रामोस है, जो टेक्सास के इसी इलाके में रहता था। वहां के हाई स्कूल में पढ़ता था। 18 साल का था। हथियार लेकर स्कूल की क्लासरूम में घुसा, फायरिंग की। बाहर सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, लेकिन वो हमलावर को रोक नहीं पाए। शूटआउट की खबर मिलने पर पहुंची पुलिस ने बाद में हमलावर को स्कूल कंपाउंड में मारकर गिरा दिया। इस हमलावर सल्वाडोर रामोस ने मई में ही 18वां बर्थडे मनाया था। अभी 18 साल का अभी हुआ था। रामोस ने अपना 18वां जन्मदिन मनाने के बाद 17 मई को हैंडगन खरीदी। वहां तो सब्जी तरकारी जैसा मिल जाता है। लोग गए, अपना खरीद लिए बंदूक। और ऐसा नहीं कि आज की घटना है, ऐसी घटनाएं होती हैं, लाखों लोग मर चुके हैं, लेकिन वहां कोई बहुत ऐसी
तोप चीज नहीं है भाई, आप जाएंगे बंदूक कैसे करें। जो 17-18 साल का लड़का खरीद लिया, और क्या चाहिए। 18 मई को रामोस ने 375 राउंड गोलियां खरीदी और उसके बाद 20 मई को AR-15 असॉल्ट राइफल खरीदी। असॉल्ट राइफल, एक बॉडी आर्मर भी खरीदा। बॉडी आर्मर बुलेट प्रूफ सूट जैसा होता है जिसमें हथियार रखने के लिए कई पॉकेट्स होते हैं। ये 18 साल का लड़का खरीद रहा है। हमला करने से पहले इस हमलावर ने अपने घर में अपनी दादी को गोली मार दी। दादी को गोली मारने के बाद ये स्कूल गया और वहां बच्चों को गोली मार दी। सल्वाडोर, ये जो लड़का है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि 23 मई को सल्वाडोर रामोस हाई स्कूल के नतीजे आए थे उसके। रामोस के साथ पढ़ने वाले बच्चे पास हो गए, रामोस नहीं हुआ। रामोस की दादी ने उससे पूछा कि वो पास क्यों नहीं हुआ। इससे सल्वाडोर रामोस को गुस्सा आ गया और दादी को गोली मार दी। सल्वाडोर रामोस की दादी अस्पताल में है, हालत गंभीर बनी हुई है। उनके भी सिर में गोली मारी। अच्छा, किसी को फेसबुक पे मैसेज कर रहा था कि देखो मैंने दादी को गोली मार दी, कोई ऐसे रैंडम मैसेज कर रहा है। दादी को गोली मारने के बाद सल्वाडोर गाड़ी से भाग गया। सल्वाडोर रामोस ने 3 दिन पहले ही अपने हथियारों की फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी की। रामोस के दोस्तों ने पूछा भी कि ये किस लिए है भाई इतना बंदूक, तो जवाब दिया कि परेशान ना हो, जल्दी ही पता चल जाएगा। सल्वाडोर रामोस को कॉल ऑफ ड्यूटी नाम का वीडियो गेम खेलने का भी शौक था। कॉल ऑफ ड्यूटी वीडियो गेम भी हथियारों और हिंसा से संबंधित है, जैसे PUBG। इसमें आपको मिशन दिया जाता है जिसे पूरा करने के लिए हथियारों का ऑप्शन मिलता है। इस तरह के गेम्स के बारे में माना जाता है कि ये ग्रोइंग एज के बच्चों या टीनेजर्स को दिमागी रूप से प्रभावित करते हैं, इनके अंदर आक्रामकता बढ़ाते हैं। सल्वाडोर रामोस भी अपने दोस्तों के साथ यही वीडियो गेम खेलता था। अमेरिका की ही तरह दूसरे देशों में भी ऐसे ही शूट आउट हो चुके हैं, लेकिन उन देशों ने शूट आउट से सबक लेकर अपने यहां बंदूकों और हथियारों की खरीद को लेकर नियम बदले। अमेरिका ने नहीं किया। 2020 में कनाडा ने के नोवा स्कॉटिया इलाके में शूट आउट हुआ था। हमलावर ने सेमी ऑटोमेटिक राइफल से 22 लोगों को मार डाला। घटना के बाद कनाडा में 1500 से ज्यादा आर्मी स्टाइल असॉल्ट हथियार पर बैन लगा दिया था। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में 1996 में शूट आउट हुआ था। हमलावर ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए 35 लोगों को मार डाला था। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक राइफल की बिक्री सीमित की। 1 साल में सरकार ने लोगों से 6.5 लाख हथियार जमा करवाए। 2019 में न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च में 2 मस्जिदों में शूट आउट हुआ था। हमलावर ने AR-15 राइफल से 51 लोगों को मार डाला था। इसके फौरन बाद ही न्यूजीलैंड में गन लॉज को बदला गया। अमेरिका ने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां गन लॉबी है और वो कोई बदलाव नहीं होने देती। गन कल्चर के सामने सुपर पावर अमेरिका बेबस है। अमेरिका के कानून के मुताबिक 18 साल से बड़ा कोई भी शख्स हथियार खरीद सकता है और सल्वाडोर रामोस ने 18 साल के होने के बाद पहला काम क्या किया? हथियार खरीदने चला गया। अमेरिका में लोगों के पास 39 करोड़ से ज्यादा प्राइवेट हथियार है, 39 करोड़ से ज्यादा। यानी अमेरिका में हर 100 लोग पर 120 हथियार है। अमेरिका में हर साल औसतन 38 शूटआउट की घटनाएं होती हैं। हर साल ऐसे शूटआउट में औसतन 94 लोग मारे जाते हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक 10 में से 4 अमेरिकियों का कहना है कि उनके घर में हथियार है, जबकि 30% का कहना है कि वो खुद पर्सनल हथियार रखते हैं। 2019 से 2021 के बीच 75 लाख अमेरिकी लोगों ने पहली बार हथियार खरीदे। तो जब ये होता रहेगा और आप चुप बैठेंगे आंख बंद करके और ऐसे ही सब्जी की तरह हथियार बिकते रहेंगे, तो ये होता रहेगा। पाठशाला में अब गजबे है का चैप्टर। कहते हैं शौक बड़ी चीज होती है और शौक में इंसान कुछ भी कर सकता है। जापान के एक भाई साहब तो अपने शौक के लिए कुत्ता बन गए। आप ये जो कुत्ता देख रहे हैं, ये कुत्ता नहीं बल्कि एक इंसान है। टोको ईवी नाम के इन जनाब को कुत्तों से बहुत ज्यादा लगाव है। इनका कहना है कि ये हमेशा से डॉग बनना चाहते थे, अब जाकर टोको ईवी का ये सपना पूरा हुआ है, लेकिन इसके लिए इनको भारी भरकम खर्च करना पड़ा। टोको ईवी ने खुद को डॉग में बदलने के लिए एक कॉस्ट्यूम तैयार करवाया। ये डॉग कॉस्ट्यूम जापान की मशहूर कंपनी जेपेट ने तैयार किया है और ये कॉस्ट्यूम 40 दिन में 12 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ। ये कॉस्ट्यूम कोली नस्ल के कुत्ते का है जो टोको ईवी को सबसे ज्यादा पसंद है। डॉग कॉस्ट्यूम पहनने के बाद टोको ईवी को कोई भी पहचान नहीं सकता। वो पूरी तरह से डॉग की तरह दिखते हैं। इसी की तरह की बैठना, लेटना, खेलना, अभी भी आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा है कि कोई आदमी है, अंदर आदमी है भाई, ये डॉग नहीं। और इस कॉस्ट्यूम की खासियत यह है कि इसका मुंह ऐसा बनाया गया है जो टोको के मुंह पर फिट बैठता है
और जब वो बोलते हैं तो मुंह की मूवमेंट भी होती है। बताइए, लोग पैसा खर्च करके कुत्ता बन रहे हैं। कई लोग कहेंगे इसके लिए तो उनका बॉस काफी है।